तो इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले उससे रिलेटेड कुछ रूल्स देखते हैं। तो पहला रूल क्या कहता है, अगर हमारे पास एक स्पेरिकल मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है एंड P पॉइंट है पोल, C पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन दोनों के थ्रू पास होने वाली लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से पास होगी। तो पहला रूल यही कहता है। तो हम कह सकते हैं अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट passes थ्रू फोकस और appears टू कम फ्रॉम फोकस। यानी अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से पास करेगी। अब आगे मैंने क्या लिखा है, इट appears टू कम फ्रॉम फोकस। तो इसे समझते हैं। तो अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है तो उस कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस से कोई रे पैरेलल आ रही है तो वो रे रिफ्लेक्ट होके डाइवर्ज होके दूसरी तरफ चली जाएगी, वो फोकस की तरफ नहीं आएगी। तो इस रे को अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें डॉटेड लाइन से तो हमें ऐसा लगेगा कि ये रे फोकस से निकल रही है। यही बात तो हमने यहाँ पर लिख रखी है, अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। यानी हमने एक ही पॉइंट में दोनों मिरर्स का रूल लिख दिया। पहले मिरर में तो वो रे फोकस से पास होती है पर दूसरे मिरर में फोकस से पास नहीं होती, ऐसा लगता है कि वो फोकस से आ रही है। तो ये हो गया पहला रूल कि अगर एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से पास करेगी या ऐसा लगेगा कि वो फोकस से ही निकल रही है। सेकंड रूल इस चीज़ का ठीक उल्टा है। यानी अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जैसे ये कॉनकेव मिरर है एंड ये इसका फोकस है एंड ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये रे आ रही है फोकस से पास हो रही है एंड रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। पहला रूल कहता है अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है तो वो फोकस से पास होगी। दूसरा लॉ कहता है अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, यानी उसका जस्ट उल्टा। तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ़ अ रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इमर्जेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यानी अगर कोई रे फोकस की तरफ डायरेक्टेड है तो वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर के लिए सेकंड रूल। अब ये चीज़ कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखते हैं। तो ये है कॉन्वेक्स मिरर, ये इसका फोकस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर कोई रे फोकस की तरफ आ रही है तो वो रे फोकस से पास तो हो ही नहीं सकती क्योंकि बीच में मिरर आ जाएगा एंड मिरर उसे रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये रे फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, इसकी डायरेक्शन ठीक फोकस की तरफ है, तो ये मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो ये हो गया सेकंड रूल। अब देखते हैं थर्ड रूल को। तो जैसे हमारे पास ये एक स्फेरिकल मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर किसी बड़े स्फीयर का पार्ट रहा होगा। उस बड़े वाले स्फीयर के सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं C से। तो इस C से लेके मिरर तक के डिस्टेंस को हम कहेंगे रेडियस। तो सेंटर से लेके सर्कल तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। एंड जो ये रेडियस होता है ये इस सर्कल के साथ हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर होता है। यानी रेडियस हमेशा सर्कल के परपेंडिकुलर होता है, यानी रेडियस एंड सर्कल के बीच का एंगल है 90 डिग्री। अब तुम कहोगे ये एंगल 90 डिग्री का तो लग ही नहीं रहा। तो अगर हम इसे जूम इन करें, जैसे हमारी अर्थ है, दिखने में तो वो एक बड़े स्फीयर की तरह है, पर अगर हम उसे पास से देखें यानी हम उसके ऊपर रहते हैं तो वो हमें फ्लैट दिखती है, क्योंकि पास से देखने पर एक बड़ी स्फेरिकल चीज़ फ्लैट लगती है। उस हिसाब से अगर इस सर्कल के बहुत पास से हम इसे देखें तो इसकी सरफेस फ्लैट होगी। तो उस फ्लैट सरफेस से एक परपेंडिकुलर अगर हम बना दें तो उसे हम कहते हैं रेडियस। एक बात तो मैं समझ में आ गई होगी कि रेडियस हमेशा सर्कल के परपेंडिकुलर होता है। एंड थर्ड रूल इस चीज़ पे ही बेस्ड है। ये रूल कहता है इफ़ अ रे इज डायरेक्टेड टू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कम्स बैक टू द सेम पाथ। तो ये रूल कह रहा है अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो उसी पाथ से वापस चली जाएगी। तो अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके मिरर से टकरा रही है तो वो रे एज अ रेडियस काम कर रही है, क्योंकि C से लेके
सर्कल तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस, एंड रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये रे परपेंडिकुलरली इस मिरर से टकरा रही है। एंड अगर हम एक नॉर्मल बनाएं, नॉर्मल भी हम 90 डिग्री के एंगल से बनाते हैं, तो नॉर्मल भी इस रे के ठीक ऊपर होगी। तो नॉर्मल एंड इस रे के बीच का एंगल है 0 डिग्री। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा, यानी वो रे जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी। ये रे ऐसे सीधी भी आ सकती है, ये सीधी पोल से टकरा सकती है। ये पास तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही हो रही है, मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो फिर से ये इसी पास से चली जाएगी। तो ये हो गया थर्ड रूल। अब देखते हैं फोर्थ रूल। फोर्थ रूल कुछ नहीं है, बस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो थर्ड रूल कहता है इफ अ रे स्ट्राइक्स द पोल इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर कोई रे इस पोल से आके टकरा रही है, तो ये रे जितना इसने एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाया उतने ही एंगल से ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये सिंपल सा रूल है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, इस मिरर के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये रे आके टकरा रही है, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करने के लिए हम एक नॉर्मल बनाएंगे। वो नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस ही तो होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस एंड इस रे के बीच का एंगल अगर आई है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रे आर एंगल से चली जाएगी, एंड वो आर एंगल आई के इक्वल होगा। तो फोर्थ लॉ यही कहता है कि अगर कोई रे पोल से आके टकरा रही है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जितना उसने एंगल पोल के साथ बनाया था उस एंगल से ही वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पोल एज ए नॉर्मल काम करता है। तो अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन देखने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ तो समझ जाना मैं किसी सोर्स ऑफ लाइट की बात कर रहा हूँ, यानी ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जिससे लाइट निकलेगी। एंड दूसरी चीज़ है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, यानी मिरर से बहुत दूर है, तो उस ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलेंगी वो मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। तो ये दो चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ ऑब्जेक्ट जो होता है सोर्स ऑफ लाइट, एंड ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पैरेलल रेज प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है। अगर हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह रखें तो अलग अलग तरह की इमेज बनेगी। तो हम ऑब्जेक्ट को 6 जगहों पे रख सकते हैं। पहली जगह है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यानी बहुत दूर, इस मिरर से बहुत दूर। तो पहला केस वो हो गया। दूसरा केस है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, एंड थर्ड केस हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक ऊपर। जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज अलग बनेगी, एंड अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे हम इमेज रखें, आगे यानी फोकस के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे यानी इस वाले पोर्शन पे, तो जो इमेज बनेगी उसका एक अलग केस होगा। तो ये हो गया फोर्थ केस। एंड जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखेंगे तब ये हो जाएगा फिफ्थ केस। एंड हम ऑब्जेक्ट को फोकस एंड पोल के बीच में भी रख सकते हैं। तो ये हो गया सिक्स्थ केस। तो अब एक एक करके सभी केसेस को देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन बहुत आसान है, सिर्फ तुम्हें रूल्स पता होने चाहिए। तो अब देखते हैं फर्स्ट केस को। फर्स्ट केस है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी का, यानी हम ऑब्जेक्ट को मिरर से बहुत दूर रखते हैं। तो अब इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि मिरर से ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। तो उस चीज़ के लिए हम ऑब्जेक्ट एंड मिरर के बीच में डॉटेड लाइन बना देते हैं। तो ये चीज़ बता रही है कि मिरर से ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। तो हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, इस पूरे ऑब्जेक्ट को हम कह रहे हैं ए बी। तो इस ऑब्जेक्ट से जो रेज ऑफ लाइट आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, क्योंकि इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उससे निकलने वाली रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। तो ए एंड बी से दो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, एंड रिफ्लेक्शन होने के बाद में वो रेज फोकस से पास करेगी। तो ये दोनों रेज फोकस पर मिल रही है, तो जिस पॉइंट पे दो रेज मिलती है वहाँ पे ही इमेज बनती है। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है कि जहाँ पर भी दो लाइट रेज मिलेगी वहाँ पर इमेज बनेगी।
तो ए बी की इमेज बनेगी फोकस के ऊपर, तो ए बी की पोजीशन होगी एट फोकस। एंड क्योंकि सारी रेज फोकस पर मिल रही है, यानी सारी रेज एक पॉइंट पर मिल रही है, तो इमेज भी एक पॉइंट पर बनेगी, यानी इमेज बहुत छोटी बनेगी। तो इमेज का साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत छोटा। एंड ये एक रियल इमेज है। अब रियल इमेज का मतलब है ऐसी इमेज जिसे हम एक स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे हम इसके आगे एक स्क्रीन लगा दें, तो अगर हम यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दें तो इस स्क्रीन से ये दोनों रेस टकराएंगी एंड ये रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों तक आएगी, एंड आंखों तक आएगी तब हम इसे देख सकेंगे। यानी जो फोकस पर इमेज बनी है उसे हम एक स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि ये रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आ सकती है। तो ऐसी इमेज जिसे हम एक स्क्रीन पर देख सकते हैं उसे हम कहते हैं रियल इमेज। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड यानी उल्टी। तो इसका नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। तो ऐसी इमेज बनेगी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, यानी बहुत दूर होगा, तो इमेज बहुत छोटी बनेगी। अब हम ऑब्जेक्ट को मिरर के थोड़ा पास लाते हैं, पास यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे लाते हैं, यानी सी पॉइंट के पीछे। तो अब ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी। तो इस ऑब्जेक्ट से हम दो लाइट रेज निकालते हैं। एंड एक बात याद रखना कि हम एक पॉइंट से दो लाइट रेज निकालेंगे, एंड जिस पॉइंट पर वो दोनों लाइट रेज मिलेगी उस पॉइंट पर इमेज बनेगी। जैसे ये है ए बी, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। इसके एक पॉइंट से हम दो लाइट रेज निकालते हैं। अब हम ज़्यादा रेज भी निकाल सकते हैं, पर मिनिमम हमें दो रेज तो निकालनी है। एंड हम इन रेज को कैसे भी ले सकते हैं, वो हमारे हाथों में है। एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेता हूँ, तो पैरेलल रे फोकस से पास करती है, तो ये रे फोकस से पास होगी। एंड एक रे को फोकस से पास करा देता हूँ, तो फोकस से पास होने वाली रे हमेशा पैरेलल हो जाएगी। अब ये दोनों रेस किस पॉइंट पर मिली है? अब तुम कहोगे भैया ये रेस फोकस पर मिली है, तो ये रेस मिली तो फोकस पर है, पर रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पर रेस मिलेगी उस पॉइंट को हमें देखना है। तो फोकस पर पहली रे तो रिफ्लेक्ट होके आई है, पर दूसरी रे रिफ्लेक्टेड नहीं है, तो हमें उस पॉइंट को देखना है जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही है। तो वो पॉइंट है ये नीचे वाला पॉइंट, यहाँ पर दोनों रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद मिल रही है। तो यही वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट से ये दोनों रेज आई है, यानी ये दोनों रेज ए पॉइंट से आई है। तो जहाँ पर ये दोनों रेज फिर से मिली है वो इमेज का ए पॉइंट होगा। तो इसे हम कह रहे हैं ए डैश। ए डैश इसलिए क्योंकि ये थोड़ा अलग होगा। एज इट इज़ ऑब्जेक्ट जैसी थोड़ी इमेज बनेगी, इमेज थोड़ी बड़ी होगी या फिर छोटी होगी। एंड प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बी डैश होगा, यानी इस इमेज का ऊपर वाला पार्ट है बी, नीचे वाला पार्ट है ए, पर ऑब्जेक्ट के ऊपर वाला पार्ट है ए, नीचे वाला पार्ट है बी, यानी हमें जो इमेज मिली है वो उल्टी मिली है। तो इस इमेज की पोजीशन है फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। एंड इस इमेज का साइज है डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट बड़ा है पर इमेज बनी है छोटी, तो साइज है डिमिनिश्ड। एंड इस ऑब्जेक्ट को हम किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, तो इसका नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों? क्योंकि ये उल्टी है। तो ये हो गया सेकंड केस। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक ऊपर। अब इस ऑब्जेक्ट से दो रेज निकालते हैं। पहली रे हम पैरेलल लेते हैं, पैरेलल रे फोकस से पास होगी, दूसरी रे को हम फोकस से पास कराते हैं। फोकस से पास होने वाली रे पैरेलल हो जाएगी। तो जिस पॉइंट पर ये मिले हैं वो इस ऑब्जेक्ट का ऊपर वाला पार्ट है, क्योंकि ये दोनों रेस ऑब्जेक्ट के ऊपर वाले पार्ट से ही निकली हैं। एंड नीचे वाला पार्ट होगा ऊपर, यानी बी डैश। तो ये इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनी है। ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो इसकी पोजीशन होगी एट सी। एंड इसका साइज ठीक ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। एंड इसका नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो अब देखते हैं फोर्थ केस। एंड फोर्थ केस के अंदर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। तो हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वाले पार्ट से हम दो रेज निकालते हैं। एक रे को हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं, दूसरी रे को हम फोकस से पास करा देते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे फोकस से पास करेगी, एंड जो फोकस से पास हो रही है रे
वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। एंड ये दोनों रेज ऑब्जेक्ट के ऊपर वाले पार्ट से आई है, यानी ए पार्ट से आई है। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों रेज मिली है वो इमेज का ऊपर वाला पार्ट है, तो इसे हम कहेंगे ए डैश। तो ऊपर वाला पार्ट हो गया बी डैश। तो हमारी इमेज इस पॉइंट पर मिल जाएगी, तो हमें इमेज यहाँ पर मिलेगी। तो इमेज हमें मिली कहाँ पे, सी के पीछे। एंड इस इमेज का साइज़ क्या है, ये इस ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो इसे हम कहेंगे इनलार्ज्ड। इसका नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट ए बी है एंड हमें इमेज मिली है बी डैश ए डैश, यानी उल्टी है। ऊपर वाला पार्ट नीचे है, नीचे वाला पार्ट ऊपर है। अब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के फोकस पर रख देते हैं एंड इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वाले पार्ट से दो रेज निकालते हैं। तो एक रे को हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं, तो पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से पास करेगी, तो ये रे फोकस से पास होगी। एंड अब हम दूसरी रे को कैसे लें, क्योंकि इस रे को हम फोकस से तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही फोकस के ऊपर है। तो इस रे को हम सीधा पोल से टकरा देते हैं। तो जितना एंगल इसने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाया उतने ही एंगल से ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगी। तो हम देख सकते हैं कि पहली रे एंड दूसरी रे रिफ्लेक्शन के बाद में एक दूसरे के पैरेलल होगी। तो ये रेस कभी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि पैरेलल रेस कभी नहीं मिलती। तो जो इमेज होगी वो इस मिरर से बहुत दूर जाके बनेगी, यानी इमेज की पोजीशन होगी एट इन्फिनिटी एंड इमेज का साइज होगा हाईली इनलार्ज। इमेज बहुत बड़ी होगी, बहुत दूर जाके बनेगी एंड इमेज का नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। तो जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। एंड फर्स्ट केस में हमने देखा था जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इमेज फोकस पर बनती है। एंड ये केस उस केस का उल्टा है, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। तो ये उस चीज़ का ठीक उल्टा है। तो ये हो गया फिफ्थ केस। अब हम इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे रखते हैं, यानी पोल एंड फोकस के बीच में। तो अब वही सेम चीज़ करनी है। इसके ऊपर वाले पार्ट से हम दो रेज निकालते हैं एंड फर्स्ट रे को हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं। तो पैरेलल रे फोकस से पास करेगी, तो ये रे फोकस से चलेगी। हम सेकेंड रे को कुछ ऐसे बनाएंगे कि वो लगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है, जैसे मैंने ये रे बनाई। एंड इस रे को अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें डॉटेड लाइन से, तो ऐसा लग रहा है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। एंड हमें एक रूल पता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आके मिरर से रिफ्लेक्ट होती है तो वो सेम पाथ ही फॉलो करते हुए वापस चली जाएगी। तो ये रे टकरा के ऐसे आगे चली जाएगी। तो इन दोनों रेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है। तो जब हम आगे जाएंगे तो ये रेस और दूर हो जाएगी। इसका मतलब ये रेस आगे जाने पर कभी मिलेगी नहीं। तो अगर इन रेस को हम मिरर के पीछे वाली साइड एक्सटेंड करें तो ये दोनों रेस मिरर के पीछे मिल रही है। तो हम कह सकते हैं जो इमेज बनेगी वो मिरर के पीछे बनेगी। तो ये दोनों रेस ऑब्जेक्ट के ए पार्ट से आई है। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों रेस मिलेगी उस पॉइंट पे इमेज का ए पार्ट होगा। तो इस पार्ट को हम कह रहे हैं ए डैश, यानी ए पार्ट इमेज का, एंड नीचे वाला पार्ट हो जाएगा बी डैश। तो अब जो ये हमें इमेज मिली है ये मिरर के पीछे मिली है। तो पोजीशन है इसकी बिहाइंड मिरर एंड इसका साइज ऑब्जेक्ट के साइड से बड़ा है, यानी इनलार्ज्ड। अब देखते हैं कि ये इमेज रियल है या वर्चुअल। तो अगर हम यहाँ पर एक स्क्रीन लगाएं तो क्या उस स्क्रीन के ऊपर हम ये इमेज देख सकेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इस स्क्रीन तक कोई लाइट रेज आ ही नहीं रही। अगर कोई लाइट रेज आ ही नहीं रही तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा? लाइट रेज आ क्यों नहीं रही? क्योंकि बीच में मिरर आ गया, मिरर ने लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर दिया। रेस तो पीछे की तरफ जा रही है, ना कि इस इमेज की तरफ आ रही है। तो इस इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं देख सकते, तो इसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। एंड ये इमेज सीधी है, सीधी को हम कहते हैं इरेक्ट। तो इसका नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये हो गया इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर कंप्लीट। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो अब तक हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर देखा था। कॉन्केव मिरर में क्या था, जब हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगहों पर रखते थे तो अलग अलग इमेज बनती थी। पर कॉन्वेक्स मिरर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर में दो तरह की इमेज बनती है।
एक तरह की इमेज तब बनेगी जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख देंगे, एंड दूसरी इमेज तब बनेगी जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में रखेंगे। यानी अगर हम पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखें तो जो इमेज बनेगी वो हमेशा एक जैसी ही होगी। तो सिर्फ इसके दो केसेस हैं, पहला केस एट इन्फिनिटी का एंड सेकंड केस है इन्फिनिटी एंड पोल के बीच का। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट केस। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये है इसका फोकस, ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहला केस है एट इन्फिनिटी का, तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत दूर यानी इन्फिनिटी पे। तो जो लाइट रेज इससे आएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। एंड हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर होता है, यानी लाइट रेज को ये डाइवर्ज कर देगा। तो अगर हम इन लाइट रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो हमें ऐसा लगेगा कि ये लाइट रेज फोकस से ही आई है, एंड इस चीज को हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। तो ये पैरेलल रेज कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगी, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये पैरेलल रेज फोकस पर मिल रही है। तो इमेज कहाँ पे बनेगी? फोकस पे। तो इमेज की पोजीशन होगी एट फोकस। इमेज का साइज कैसा होगा? बहुत छोटा, क्योंकि ये दोनों रेज एक पॉइंट पर मिल रही है। तो इमेज कहाँ पे बनेगी? पॉइंट पे। तो इमेज का साइज कैसा होगा? पॉइंट साइज, यानी बहुत छोटा, या कह दो हाईली डिमिनिश्ड। एंड अब इसका नेचर देखते हैं, क्या ये रियल है? नहीं, रियल क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक स्क्रीन रखें तो अगर रियल इमेज होगी तो उस स्क्रीन पे हमें इमेज दिखाई देगी। तो यहाँ पर हम स्क्रीन रख देते हैं, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रेज फोकस की तरफ तो आई नहीं, दूसरी तरफ से ही रिफ्लेक्ट होके चली गई, क्योंकि बीच में मिरर ने उन्हें रिफ्लेक्ट कर दिया। तो स्क्रीन तक लाइट रेज आ ही नहीं रही, तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं स्क्रीन से, एंड हम उसे देख ही नहीं सकेंगे। तो इस इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं देख सकेंगे। तो इस इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, एंड वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। तो इसका नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये हो गया फर्स्ट केस। अब देखते हैं सेकंड केस। जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट अब है इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में। इसके बीच वाली जगह पर हम कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, इमेज एक जैसी बनेगी। तो ये है ऑब्जेक्ट ए बी। तो इसके ऊपर वाले पार्ट से हम दो रेज निकालते हैं, यानी ये पार्ट से हम दो रेज निकालते हैं। पहली रे को हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेते हैं। तो पैरेलल रे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि हमें लगे कि वो फोकस से ही आई है। तो ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेंगी। पीछे डॉटेड लाइन है जिससे हम पीछे वाला पाथ ट्रेस कर सकें। एंड सेकेंड रे को हम कुछ ऐसे अलाइन करते हैं ताकि ऐसा लगे कि वो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, यानी सी पॉइंट से पास हो रही है। तो ये है एक्चुअल रे, जो कि है सीधी लाइन, एंड जो डॉटेड लाइन है ये उस रे का पीछे वाला पाथ बता रही है। एंड हमें रूल पता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो सेम पाथ से ही वापस चली जाएगी, तो वो सेम पाथ से ही फिर से चली जाती है, यानी ये रे इसी पाथ से वापस चली जाएगी। ये दोनों रेज मिरर की पीछे की तरफ मिल रही है, यानी डॉटेड लाइंस मिल रही है। तो यहाँ पर ही इमेज बनेगी। ये दोनों रेज ऑब्जेक्ट के ऊपर वाले पार्ट से आई है, यानी ए पार्ट से आई है। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज मिली है वो इमेज का ए पार्ट है। तो इमेज का ए पार्ट है तो इसे हम कहेंगे ए डैश, एंड नीचे वाला पार्ट है बी डैश। तो ये हमारी इमेज बन गई। अब इमेज की पोजीशन क्या है? बिटवीन पोल एंड फोकस, एंड इसका साइज है डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी बनी है, तो ये है डिमिनिश्ड। एंड इमेज का नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर कोई लाइट रेज आ ही नहीं रही, तो स्क्रीन से वो लाइट रेज रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, एंड हम स्क्रीन पर इमेज नहीं देख पाएंगे। तो इसका नेचर होगा वर्चुअल। एंड जो इमेज बनी है उसके ऊपर वाला पार्ट है ए डैश, नीचे वाला है बी डैश, एंड ऑब्जेक्ट का भी ऊपर वाला पार्ट है ए, नीचे वाला पार्ट है बी। तो इमेज सीधी बनी है, यानी इरेक्ट है। तो ऐसी इमेज बनेगी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में होगा। तो इस वीडियो में हमने इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर देख लिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।